नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। एक दिन पहले ही ईरान ने पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र वाले बलूचिस्तान के एक इलाके में 2 जगहों पर एयर स्ट्राइक की थी और उसमें पाकिस्तान ने दावा किया था कि 2 बच्चियां मारी गई। लेकिन ये अर्ध सत्य है। कितने आतंकवादी वहां मारे गए और जिस ट्रेनिंग सेंटर पर ये अटैक हुआ था, उसके आसपास की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो वगैरह आए हैं। वो पूरा जो है जलता हुआ और पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई दे रहा है। तो इतने बड़े एरिया में केवल 2 बच्चियां ही रहती थी, इस पर तो कोई यकीन करेगा नहीं। पर बड़ी थू-थू हुई पाकिस्तान की और लोगों ने याद कराया कि देखिए 2016 में जब उड़ी में इन्होंने दुस्साहस दिखाया था तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके, यानी पाकिस्तान के भीतर घुस करके इनको मारा था। और इसके बाद जब फरवरी 2019 में पुलवामा हुआ और सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, तो भारत ने एयर स्ट्राइक की थी अगेन पाकिस्तान की सीमा में घुस करके बालाकोट स्थित आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो फिर से उस तरह की गुस्ताखी करे। छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, ये केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और कभी-कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। लेकिन ईरान ने जो कुछ किया, उसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, क्या चूड़ियां पहन करके बैठी हुई है और क्या इतनी बुज़दिल हो गई है कि कोई भी आता है और घंटे की तरह बजा करके निकल जाता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। एक तरीके से इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही थी। तो और पाकिस्तान के भीतर से भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे और जब पाकिस्तानी सेना की आन पर बात आ जाए, तो उसके बाद कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। तो कुछ उसी अंदाज में इन्होंने ईरान पर पलटवार किया है। जो ईरान का सिस्तान प्रांत है, वहाँ पर इन्होंने दावा किया है कि कुछ आतंकवादी ठिकानों पर हमने मिसाइलें छोड़ी हैं, हमले किए हैं और कुछ लोग मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान के फॉरेन डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि हमला तो किया है इन्होंने, जवाब तो दिया है ईरान को, लेकिन अब ये जैसे क्षमा प्रार्थी के रूप में हाथ जोड़ करके खड़े हैं ईरान के सामने कि जी हम आपकी अ, संप्रभुता का, एकता, अखंडता का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मतलब हमारी मजबूरी थी जी, हमें समझने की कोशिश करो। तो ये हो क्या रहा है? और भारत ने जो कुछ किया था, क्या ईरान ने उसको जस्टिफाइड किया है? क्योंकि भारत का भी बयान आया है, उस बयान की भी चर्चा करेंगे हम। मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं सुमित जैन साहब चीन से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सुमित जी, नमस्ते। नमस्कार ओंकार जी। बहुत ही खबरों का बब्बार चला हुआ है आजकल पाकिस्तान से। बिल्कुल शांति थी, हॉट हो गया एरिया पूरा। ये बताइए, ये पाकिस्तान ठीक है, उसकी मजबूरी थी कि वो भी 1-2 मिसाइल दागे, क्योंकि ये तो आन पर बन आई थी और देश के भीतर से ही सेना के पराक्रम पर, शौर्य पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय अब अपोलोजेटिक दिखाई दे रहा है, उसके बयान पर भी हम आएँगे क्या-क्या कहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान जवाब देने के बाद भी बैक फुट पर दिखाई दे रहा है और ये हालात क्यों पैदा हुए हैं? ओंकार जी, पहली बात ये है कि आन उनकी होती है जिनकी कोई शान हो। इनकी ना जी, तो आन है, ना बान है, ना शान है। तो इसलिए इनकी शान पे कोई आई नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये अपोलोजेस्टिक जो हो रहे हैं उसका रीजन क्या है। रीजन है, इन्होंने ईरान के मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, जो इनकी औकात नहीं थी पाकिस्तान की। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इन्होंने हमारे यहाँ पर हाथ डालने की कोशिश करी थी। ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है, मोदी जी की गवर्नमेंट है। और अच्छी तरह से 2 बार इनको जवाब दे दिया गया। इनको था ये हिंदू सरकार है, ये हमारे साथ क्या पंगा लेंगे। हिंदू तो डरपोक होता है, लेकिन इन हिंदुओं ने बता दिया कि हम जब अपनी आई पे आते हैं तो हमारे पास आन भी है, शान भी है। हम तुम्हारा वो हाल करेंगे, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। उसके बाद से ये शांत है। अफगानिस्तान से भी पंगा लेने की कोशिश करी, वहां भी मधुमक्खी का छत्ता निकला।
इनको लग रहा था हमारा ब्रदर भाई है, हमें कुछ नहीं कहेगा। वहां पर भी इनकी जग हसाई हुई, और हमने वो सारी वीडियोस देखी हैं। इनकी आर्मी के लोग, जैसे ही तालिबान के लोग इनकी चौकियों के पास पहुंचते थे, वो अपने हथियार छोड़कर भागने के लिए मजबूर होते थे, सरेंडर करते थे। अभी इनको भी मालूम है हमने ईरान के साथ पंगा लिया है। ईरान वो कंट्री है जिसने आज सऊदी अरेबिया के चने चबवाए हुए हैं। इसराइल में वहां पर हमास को सपोर्ट करके वहां पे हालत खराब की हुई है। रेड सी में हाउथी जो रिबल्स हैं उनको भी सपोर्ट करके आप देख लीजिए, अमेरिका हो, यूके हो, सारी शिपिंग लाइंस को इन्होंने तंग किया हुआ है। ये है ईरान की पावर आज की डेट में। और ईरान, पाकिस्तान इनके सामने एक घंटा भी टिक नहीं पाएगा अगर ईरान अपनी आई पर आ गया। इसलिए एक तरफ तो अटैक कर दिया अपने पब्लिक कंजप्शन के लिए कि देखिए जी हमने ये काम कर दिया। हो सकता है एक्चुअल में इन्होंने वहां पे कुछ कौए ही मारे हों, जैसे ये हमारे ऊपर बोलते थे कि आपने जो स्ट्राइक करी उससे फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, ये सिर्फ कुछ कौए ही मरे हैं। इन्होंने वहां पर एक्चुअल में कुछ कौए मारे हों, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपने लोगों के सामने हैंकने के लिए, देखिए पाकिस्तान की आर्मी असीम कौम, असीम ये अजीम वो, ये दिखाने के लिए इन्होंने ये हरकत करी है। लेकिन साथ में ही घुटने पे आ गए, क्योंकि इन्हें मालूम है अब ईरान भी इसका रिटेलिएटरी आंसर देगा, और वो ऐसा होगा जो पाकिस्तान याद रखेगा। उससे डरते हुए पहले ही सरेंडर कर दिया। वैसे भी ये सरेंडर वाली कौम ही है। जरा इस बयान पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से। इस बयान में ये कहा गया है पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से, पिछले कई सालों से ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान ने लगातार ईरान के अंदर खुद को सरमार्चर्स कहने वाले पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों को पनाह मिलने पर अपनी गंभीर चिंताओं को साझा किया। पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों की मौजूदगी और गतिविधियों के ठोस सबूतों के साथ कई डोजियर भी साझा किए। हमारी गंभीर चिंताओं पर कार्रवाई की कमी के कारण ये आतंकी निर्दोष पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। आज की कार्रवाई इनकी आतंकी गतिविधियों की विश्वसनीय खुफिया जानकारी के बाद की गई। फिर ये आगे लिखते हैं कि पाक विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट में आगे कहा गया है, ये कार्रवाई दिखाती है कि पाकिस्तान सभी खतरों के खिलाफ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस अत्यधिक जटिल ऑपरेशन को सफलता के साथ करना पाकिस्तान सशस्त्र बलों के हुनर को भी दिखाता है। वाह! पाकिस्तान अपने लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगा। बयान में भी ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है। आज की सैन्य कार्रवाई को एकमात्र उद्देश्य पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाना था, जो उसके लिए सर्वोपरि है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। सुमित जी, एक बात कही है इन्होंने कहा है कि साहब पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों की मौजूदगी और गतिविधियों के ठोस सबूतों के साथ कई डोजियर भी ईरान के साथ साझा किए। हमारी गंभीर चिंताओं पर कार्रवाई की कमी के कारण ये आतंकी निर्दोष पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तो ये तो जो भारत कहता रहा है या भारत का पक्ष रहा है, ठीक वही बात कह रहा है पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय। तो फिर जो भारत ने किया है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। ओंकार जी, मुझे लगता है इन्होंने हमारा ही जो स्टेटमेंट था उसे कॉपी पेस्ट करके उधर चिप दिया है। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। पढ़े लिखे लोग तो वैसे भी होते नहीं वहां पर, मदरसा छाप हैं, तो इसलिए उन्होंने इतनी भी जिम्मत नहीं करी कि अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दे दें। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। लेकिन इसमें आप स्टेटमेंट के ऊपर गौर कीजिए। जो इन्होंने बोला है कि वहां पर उग्रवादी रहते थे, ईरान के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, हमारे यहाँ पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। भारत भी यही बोलता है, और साथ में उन्होंने बोल दिया इसलिए हमें ये स्ट्राइक करनी पड़ी। दैट मीन्स कल को हम भी यही स्टेटमेंट को लेकर हम भी बोल सकते हैं। हमें तो वेट करने की जरूरत ही नहीं है। वाई डू वी हैव टू बी रिएक्टिव कि पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई ना कोई गंदी हरकत करेगा, फिर जाकर हम इनके जो मिलिटेंट्स के जो ठिकाने हैं उसके ऊपर अब अटैक करेंगे। भाई पाकिस्तान ने तो हमारा रास्ता खो दिया कि भाई अगर ईरान के ऊपर ये कर सकते हैं, कल को हम भी पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं। हमें भी सारे के सारे डोजियर्स मालूम है जो हमने दिए हैं इनको, कहाँ कहाँ पर कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कहाँ पर उग्रवादी बैठे हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। कहाँ पर लॉन्च पैड है वो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो ये तो हमारे लिए रास्ता खो दिया। हमें इस बात के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स को मान्यता दे दी।
अब तो मैं ये कहता हूँ वी हैव टू गो अहेड, वो तो हमने जो करना था कर दिया, अब तो आगे के लिए रास्ता खोल दिया हमारे लिए कि भाई आइए, स्वागत है आपका, अब हमारे यहाँ पे ठिकानों पे ऊपर आप भी अटैक कर सकते हैं जैसे हम ईरान के ऊपर कर रहे हैं। कीपिंग, देखिए साथ में कितनी बेवकूफी वाली स्टेटमेंट है। आप दूसरे की कंट्री में जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं और उसके बाद आप ये बोल रहे हैं माई बाप मुझे माफ कर दो, मैं आपकी जो इंटेग्रिटी है उसका और बॉर्डर का मैं पूरा ध्यान रखता हूं, मेरी नजर में है, नहीं आई सपोर्ट दिस, आई रिस्पेक्ट यू, माई बाप मेरे ऊपर दोबारा से अटैक मत करना। ये होती है, ये है इनकी कौम की और आर्मी की इनकी स्टेटमेंट। आपने देखा होगा हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी, क्या हमने अपोलोजाइज किया साथ में उसके बाद? क्या हमने अपोलॉजी दी कि पाकिस्तान हमने स्ट्राइक कर दिया लेकिन वी कीप योर इंटेग्रिटी इंटैक्ट? ऐसा होता ही नहीं है। जिनके अंदर गैरत हो, जिनके अंदर इज्जत हो कंट्री के अंदर, ये उनकी आर्मी की स्टेटमेंट ही नहीं हो सकती, ना ही फॉरेन जो ऑफिस है उसकी स्टेटमेंट हो सकती है। आपने बोला आन बान शान, ना इनके पास आन है ना बान है, शान तो कभी थी ही नहीं। ये बताइए, ये जो कुछ हो रहा है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, इसकी मूल वजह क्या है? ये तो ठीक है, मोटे तौर पर खबरें आ रही हैं कि जो सिस्तान प्रांत है ईरान का और जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, इनकी सीमाओं के आसपास अधिकांशतः बलूच जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं, वो रहते हैं। और इनका ये आरोप है, यानी पाकिस्तान की आर्मी का भी, और जो गतिविधियां इस तरफ से उस तरफ हो रही हैं या उस तरफ से इस तरफ हो रही हैं कि साहब दोयम दर्जे के नागरिकों का व्यवहार बलूचों के साथ किया जा रहा है ईरान में, इसलिए ये सब हम कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कोई भी कंट्री हो, वो किसी भी तरह का एक्सक्यूज या किसी भी तरह के तर्क जो यूनाइटेड नेशन में भारत कहता आ रहा है, बहुत सालों से कहता आ रहा है कि ये आतंकवाद की परिभाषा तय करिए, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, हम्म। ये बिल्कुल नहीं चल सकता है और पूरी दुनिया इसी से आज त्रस्त है। तो ये जो एक बहस है कि ये अच्छा आतंकवाद है और ये बुरा आतंकवाद है, ये खोज के लिए किया जा रहा है और ये अपने शौक पूरे करने के लिए किया जा रहा है, इस पर एक फिर नए सिरे से बहस शुरू होगी। ओंकार जी, पहले आपने बोला कि मुद्दा क्या है। मुद्दा वही है कि पाकिस्तान एक ऐसी पूंछ है जो सीधी नहीं हो सकती। मेन मुद्दा वही है। भाई ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे दुखी हैं। ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये तीन कंट्रीज है जो इसके साथ लगती हैं, तीनों दुखी हैं। चौथा है चाइना। चाइना इनसे दुखी है क्योंकि उसके पैसे लेकर ये भाग गए हैं, उसके पैसे देने का नाम नहीं ले रहे। वहां पर आर्मी का या मिलिटेंसी का अभी इतना बड़ा इशू नहीं है। शायद जिस दिन पाकिस्तान को पैसे देना बंद कर देगा चाइना, ये वहां पर भी कोई ना कोई जिहादी भेज देंगे। वहां पर भी, चाइना में भी जो फॉल्ट लाइंस हैं, आपको मालूम है उगर मुसलमानों की, वो भी अपनी अलग से कंट्री मांग रहे हैं, जो कि इनका हमेशा ही पूरी दुनिया में स्यापा रहता है। जहां पर भी जाते हैं इन्हें अपनी अलग से कंट्री चाहिए होती है। तो पाकिस्तान का जो मेन मुद्दा है वो यही है। सब जगह पे इन्होंने मिलिटेंट्स को क्रिएट किया, जिसको ये गुड मिलिटेंट्स बोलते हैं। गुड मिलिटेंट, मैंने एक एक्स मुस्लिम है, उनके साथ मैंने एक गुफ्तगू किया था एक बार कि व्हाट इज दिस गुड मुस्लिम एंड बैड मुस्लिम। गुड मुस्लिम वो है जो इनका जो एक फॉर्मूला है कि हमने नॉन मुसलमान को मारना है, खत्म करना है, कन्वर्ट करना है, जो ये काम करते हैं जिहाद का, उसे ये गुड मुसलमान बोलते हैं। और बैड मुसलमान वो है जो इन चीजों को नहीं मानता। दैट मीन्स मेरे दिमाग में पहले ये था कि जो 5 बार नमाज नहीं पढ़ता उसे ये बैड मुसलमान बोलते हैं। ऐसा नहीं है। जो जिहाद नहीं करता वो बैड मुसलमान है, और जो ये इनका जिहाद का काम करे वो गुड मुसलमान है। उग्रवादियों में भी ऐसे ही काम आते हैं। तो जो इनकी आर्मी के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए काम करता है, इनके इशारों पे काम करेगा, आगे जाके अटैक करेगा, वो गुड मुसलमान है या टेररिस्ट है। अब ये जो चीज है, भारत हमेशा ही बोलता रहा है टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। ना उसकी रिलीजन है, ना उसकी क्वालिफिकेशन है। हाँ, ये बोल सकते हो ये बड़ा टेररिस्ट है, ये छोटा टेररिस्ट है, लेकिन गुड एंड बैड नहीं चल सकता। यू कैन नॉट, वी कैन चूज हु इज गुड एंड हु इज बैड। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। जो अभी ये पंगा है ईरान का और इनके साथ, एक तो पंगा है ये मिलिटेंसी का। कोई ये कुछ एरियाज हैं जो बॉर्डर के साथ लगते हैं पाकिस्तान के, ईरान के साथ, जो ये क्लेम करता है कि ये या तो पाकिस्तान के साथ मिलने चाहिए या वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहिए।
एक तो वो प्रॉब्लम है जिसके लिए ये सारी मिलिटेंसी का काम वहां पर करते हैं। बलोचियों ने भी क्या किया है, बलोचिस्तान अपनी फ्रीडम फाइटिंग के लिए 47-48 से ही लगे हुए हैं, आपको भी मालूम है। वो उन्होंने अपने बेसिस ईरान में अंदर बैठाए हुए हैं, वहां से बैठकर वो ऑपरेशंस को करते हैं। सो टू वे एक आने जाने का प्रोसेस है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। और जो मेजर प्रॉब्लम है वो फॉल्ट लाइंस जो बिल्कुल हॉट अप हो जाती हैं, वो शिया सुन्नी का भी है। ये पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है, वो शिया कंट्री है, वो भी एक इनका फॉल्ट लाइंस है जो कभी भी, जिसको बोलते हैं कि पेट्रोल डाला हुआ है सिर्फ तीली लगाने का काम है। जैसे राहुल गांधी ने भारत में पेट्रोल डाला हुआ है तीली लगाने के लिए बैठा रहता है, वैसे ही इनकी दोनों कंट्रीज के बीच में पेट्रोल हमेशा ही बिछा रहा है। एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, ट्रेड का इतना बड़ा इशू नहीं है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। आपको मालूम है इनके जो अपने हुक्मरान है वहां से इलीगली, जो कि क्योंकि एक फॉर्मल वे से ये वहां से तेल वगैरह नहीं खरीद सकते बिकॉज ऑफ सैंक्शंस फ्रॉम अमेरिका, इलीगली वहां से तेल गधों पे रखकर पाकिस्तान में आता भी है, बिकता भी है, ब्लैक में सारे काम होते भी हैं। दैट मीन्स वो सारे काम हो रहे हैं, ट्रेड अपनी तरफ चल रहा है, लेकिन जो बेसिक फॉल्ट लाइंस है वो शिया सुन्नी की है, और दूसरा मिलिटेंसी जो आदान प्रदान दोनों तरफ से हो रहा है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। और ये पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है, ईरान के साथ भी यही प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के साथ भी यही है, और भारत के साथ भी यही प्रॉब्लम है। एक सड़क है, उस सड़क पर सामने से एक भारी भरकम ट्रक आ रहा है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से आ रहा है। सामने से एक जोंगा है, खटारा टाइप है, उसमें कुछ गुंडे बदमाश बैठे हुए हैं और ये जो गुंडे बदमाश हैं, इनको हल्का-सा सबक सिखाने के लिए ट्रक ने थोड़ी-सी साइड मारी और कि भई थोड़ी अकल आ जाएगी। अब तरीका ये है कि जो जोंगे में, खटारे में बैठे हुए लोग हैं, या तो वो गाड़ी को साइड में लगा लें, ब्रेक लगाएँ और माफ़ी माँगे कि भई आपको कोई गलतफ़हमी हो गई है या कोई ऐसी बात हो गई है, चलो निपटा लेते हैं, बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं। पर पीछे हटाए जोंगा को और ब्रेक मारने के बजाय वो एक्सेलेरेट कर दे उसको, रेस पर पैर दबा कर के उस भारी भरकम ट्रक से जो है टक्कर मार दे जाकर के, तो नुकसान किसका होगा सुमित जी? देखिए ओंकार जी, आपका एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये वो आदत, ये वो वाले गुंडे हैं जिन्हें अकल नहीं आ सकती। ये सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप को बोलते हैं हम बड़ी इमोशनल कौम है, ये उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं। देखिए आपकी फौज ईरान से भी पंगा ले लिया, भारत को हमने आके पहले ही हमने नाको चने चबाए हुए हैं, अफगानिस्तान को हम आंख दिखा के दिखा खड़े हुए हैं हम लोग। ये सिर्फ कंजम्पशन के लिए है, हुआ दुआ कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आज इन्होंने पंगा ले लिया, अगर इन्होंने पंगा लिया होता जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया था, भाई हमने दिखाई अपनी ताकत, आपने क्या किया उसके बाद? कुछ भी नहीं। और आज आपने अगर क्लेम करते हैं कि हमने वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी है, तो इतनी अपोलॉजी देने की जरूरत क्या थी आपको? इतनी भी गैरत नहीं है आपके अंदर। तो इसी को दिखाते हैं, ये गुंडे वो वाले हैं जो बदमाशी की तरह खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही सामने योगी जैसा कोई आदमी आता है, ये घुटने टेक देते हैं, गले में पटक डाल के आते हैं कि हमें गोली मत मारना, हम सरेंडर खुद करने वाले हैं। आपने देखा यूपी में क्या हाल होता है आज की डेट में, वही हाल पाकिस्तान का ईरान के सामने है। गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करी पोस्टर दिखाकर कि भाई हम डरते नहीं, हम पाकिस्तान है, हम ये हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें पता लगा कि ईरान अब इन्हें छोड़ने वाला नहीं है, और भाई इजराइल जैसी कंट्री, उसकी जो मोसाद है, जो दुनिया की नंबर 1 जिसको हम कहते हैं एक तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके लोगों को नहीं छोड़ा ईरान ने। पाकिस्तान कौन से खेत की मूली है? और पाकिस्तान को भी ये चीज मालूम है कि ईरान एक ऐसा कंट्री है जिससे इवन अमेरिका जैसी कंट्री भी डरती है, सऊदी अरेबिया भी पंगा लेने से डरता है। तो पाकिस्तान ने पहले ही सरेंडर कर दिया। तो ये पहले होता था, ये पहले सरेंडर करते थे, जब भी किसी को देखा उसके सामने सरेंडर कर दिया। इस बार तो ये है कि दूसरे ने अभी आंख भी दिखाई नहीं है, उससे पहले ही सरेंडर कर दिया। ये है पाकिस्तान का डीएनए एक्चुअल में। और शायद भारत की जो आर्मी है, भारत की सरकार है, उसके लिए परफेक्ट मौका है नापने के लिए कि टेम्परेचर कितना है पाकिस्तान की आर्मी का। भाई इसकी तो पतलून वैसे ही इमरान खान उठा के ले गया था इनके कोर कमांडर के घर से, अब तो ये पतलून के बिना ही बैठे हैं। इस बार तो वो भी उतारने का टाइम नहीं है इनके पास। तो ये दिस इज द परफेक्ट टाइम, शायद भारत की सरकार भी ये टेम्परेचर को नोट कर रही है। तो मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया था ओंकार जी, जी, कि जी। इस वक्त अफगानिस्तान, ईरान, भारत, तीनों कंट्रीज इससे तंग है, इसको सबक सिखाना चाहते हैं। अगर किसी तरीके से ये तीनों कंट्रीज इकट्ठे हो जाएं
हम 1 घंटे में इसे परमानेंटली सबक सिखा सकते हैं पाकिस्तान नामक जानवर को। बस इश्यू यही है, अभी जयशंकर जी सिर्फ ईरान जाकर आए हैं, अफ़गानिस्तान का भी चक्कर लगाए थे, तो काम पूरा हो जाता। नहीं, ये बताइए कि सोशल मीडिया पर तो बड़े मज़े लिए जा रहे हैं कि जैसे ही एस जयशंकर साहब ने लैंड किया ईरान में, वैसे ही ये कर्मकांड हो गया। और इससे 2-3 दिन पहले ही ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल्स के बीच में बातचीत हो रही थी। एक साझा ट्रेनिंग भी चल रही थी, सैन्य ट्रेनिंग चल रही थी। इसके बावजूद ईरान ने अगर इतना बड़ा काम कर दिया, तो ये क्या संकेत देता है? इनकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से फेल है। इनकी आर्मी को कोई सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। आर्मी तो छोड़िए, पाकिस्तान को ही कोई सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। ओंकार जी, हमने सनातन में बोलते हैं कर्मा, जो आप किसी के साथ करेंगे, आपके साथ वही होगा। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब इनके पास गए थे, उसके 1 हफ्ते के बाद वहां पे कितना इन्होंने भारत ने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया इनकी तरफ कि मिल बैठ के बात करते हैं, सारे डिफरेंसेस को खत्म करते हैं, सारे इसको चीजों को साइड पे रखकर तरक्की की बात करें। इन्होंने उसके बाद कारगिल कर दिया। मोदी जी गए वहां पर, इन्होंने उसके बाद हमारे ऊपर फिर स्ट्राइक कर दी। आज इनके साथ वही काम हो रहा है। इनका सो कॉल्ड टेम्पररी प्रधानमंत्री, वो भी दावोस में जाकर वहां पे ईरानियन डेलीगेशन से मिल रहा था। वो वहां मिल रहा था, इनकी डेलीगेशन यहाँ पर भी पहले बैठकर इनकी बातें हुई हैं, और वही हरकत इनके साथ हुई जो इन्होंने भारत के साथ की थी। कर्मा है, वापस उसी तरीके से इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आता जरूर है, और वही काम पाकिस्तान के साथ भी हुआ है और होना भी चाहिए था। इसका जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा है कि भारत के अंदर जो बड़ी पींगे डाली जा रही है कि देखिए जी जयशंकर जी गए थे, 24 घंटे के बीच में अटैक हो गया। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी जयशंकर जी का ऐसा हाथ होगा। भारत इस कामों में पड़ता ही नहीं है। वी आर सनातनीस। हम कभी भी ऐसे काम नहीं करते, जो करते हैं खुद करते हैं, किसी को बोलकर नहीं करवाते। पहली बात तो ये सनातनी का हमेशा ये लोगों को याद होना चाहिए। दूसरा, जो मैंने एक छुरली छोड़ी है अभी, कि अगर जयशंकर जी ईरान जाकर आए हैं, अगर अफगानिस्तान भी जाए थे उसके बाद, तो फिर ये काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं। हो सकता है कि 24 के इलेक्शन से पहले पहले कोई बड़ा काम हो जाए। और जयशंकर जी पहले ही रशिया में जाकर बोल के आ चुके हैं, 24 में हमने एक बहुत बड़ा काम करना है। आगे नहीं बोला, उसके बाद डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक अब आप खुद भर सकते हैं। बहुत बड़े संकेत आप दे रहे हैं। सुमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओशियन नेटवर्क के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक नमस्कार। यू सर। नमस्कार। नमस्कार।